यस बच्चों, 3D का ऑफिशियल दूसरा लेक्चर, वैसे तीसरा लेक्चर है ये, अगर बेसिक एक को नहीं हम लोग काउंट करें तो आज का जो हमारा मेन टाइटल है ना, वह एंगल बिटवीन टू लाइंस है और प्लेन है, और ये सारी बातें 3D में हो रही है। ये बात तो आप बिल्कुल नहीं भूल रहे हो, है ना। तो बच्चों, आपको हम पिछले क्लास में क्या बताए थे उसको समराइज कर देते हैं। पिछले क्लास में हम आपको ये बताए थे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3D में, जैसे यही हमारा लाइन है रेड कलर का, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। जहां पे कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताए थे, ये हमारा ए वेक्टर जो है ना, यह हमारा पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट का नाम है ये ए वेक्टर। और बच्चों, ये जो लेमडा है ये एक कांस्टेंट है, और ये जो बी है ये पैरेलल वेक्टर है, जो कि इस लाइन में नहीं है, कहीं दूर होगा, इसके सपोर्ट में खड़ा और कह रहा होगा कि भाई हम तुम्हारे पैरेलल हैं, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा बी वेक्टर इसके सपोर्ट में खड़ा है ना, और ये है हमारा बी वेक्टर। तो इस रेड वाले लाइन का इक्वेशन तब होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जहां पे ए हमारा पासिंग पॉइंट होगा और बी हमारा पैरेलल वेक्टर होगा। और स्ट्रेट लाइन के केस में ये जो पैरेलल वेक्टर है ना बच्चों, ये पैरेलल वेक्टर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल में होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल में अब होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन के बदले मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए इस पैरेलल वेक्टर का ही यूज होता है। चाहे आपको एंगल निकालना हो या कुछ भी बात करना हो, तो आपको पैरेलल वेक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर एक वेक्टर है। अभी समझाते हैं कि कैसे ये पैरेलल वेक्टर जो बी वेक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल में होता है, और इसको जानने मात्र से आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से जान पाओ। ये पिछले क्लास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। दूसरा था कि इसका कार्टेशियन फॉर्म, तो और हम कार्टेशियन से वेक्टर और कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन बता चुके, वो आपको आता होगा बहुत अच्छे से। और दूसरी बात हम आपको ये बताए थे कि x माइनस ए वन अपॉन एल वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपॉन एल टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन एल थ्री। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म 3D में, है ना, इक्वल टू लेमडा। लेमडा अपने घर का चीज है, जब मन होता है लगा लेते हैं, जब मन होता है हटा देते हैं, तो लेमडा से चिंता नहीं है। और राइट, ये हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। बट आज का भी मुद्दा गंभीर है। आज बच्चों इस प्रकार से आपको एक लाइन दी है, गौर फरमाइएगा, पॉइंट पकड़िएगा, तरीका समझिएगा। अगर 3D का आपको तरीका आ गया ना, तो फिर आसान लगेगा। ये एक लाइन है हमारा, कोई मान के चल लेते हैं L1 लाइन है, और ये हमारा कोई लाइन है, मान के चल लेते हैं L2 लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में बच्चों टोटल दो प्रकार के एंगल है, और टोटल 4 एंगल बन रहे हैं, समझ रहे हैं। टोटल दो टाइप के एंगल हैं। इसको भी कहते हैं हम लोग एंगल बिटवीन L1 एंड L2, इसको भी कहेंगे एंगल बिटवीन L1 एंड L2। एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, तो अगर एक निकल गया तो चारों निकल जाता है ना, उसके बाद में बात करते हैं। तो बच्चों, अब क्वेश्चन में हम आपको सिचुएशन में दे क्या क्या रहे हैं समझिएगा। एक बार बस आपको इसका रोल समझ में आ गया ना, मजा आ गया। लाइन L1 का हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, ऑलराइट। और लाइन 2 का हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। बच्चों, आई बात समझ में। और आपको B1 और B2 कौन सा वेक्टर है जयंत, पता है ना आपको? B1 और B2 कौन सा वेक्टर है? यस, नहीं बोलिएगा नहीं, तब तक जानेंगे कैसे।
यस बताइए। नहीं, वाह, मेरी आवाज ही नहीं है। हेलो हेलो, आवाज है बच्चों? कैसे है? यस, बाकी बच्चे बोल ही नहीं रहे। ऐसे सो गए क्या सब? चलिए देखिए, हम आपको बताएं कि B1 और B2 वेक्टर हमारा क्या है। तो B1 और B2 वेक्टर हमारा है, B1 वेक्टर है इस L1 के पैरेलल, देखिएगा ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, और B2 वेक्टर है इस L2 के पैरेलल। अगर आप सच सच बताइएगा तो जो एंगल लाइन L1 और L2 के बीच में बन रहा है, वही एंगल वेक्टर B1 और B2 के बीच में बन रहा है। एग्री और नॉट एग्री बच्चों? जो एंगल L1 और L2 के बीच का है, वही एंगल B1 और B2 के बीच का है। और अब देखिए, एंगल निकालने के लिए आपको खाली इस पैरेलल वेक्टर का ही जरूरी पड़ रहा है ना? तो पैरेलल वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी मान के चल लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और यही अल्फा हमें निकालना है। तो ये बच्चों रेड वाला, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, इसमें तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है। लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। और आप जानते हो कि cos अल्फा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2। यस और नो? याद है? याद है? वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो आप यहां पे देखोगे तो B1 पैरेलल वेक्टर B2 पैरेलल वेक्टर मॉड B1 का पैरेलल वेक्टर वाला, है ना? तो इसी तरीके से आप यहां से निकाल सकते हो दो लाइन के बीच का एंगल, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यूज हो रहा है पैरेलल वेक्टर का। यस, सक्षम आ गया? आया समझ में प्रतीक को कि खाली आपको पैरेलल वेक्टर पहचानना है, और पैरेलल वेक्टर जैसे ही पहचान गए तो आप उस पैरेलल वेक्टर का बच्चों हमें बता दोगे क्या चीज, है ना? एंगल में डॉट प्रोडक्ट लगा करके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सक्षम। आइए अब बताते हैं एक और बात। बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा समझना, है ना, कि अगर हमें कभी इस L1 लाइन का DR मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, तो हम मान के चल रहे थे इस L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो बच्चों है हमारे पास B1 B2 B3, नॉट B1 B2 B3, अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। A2 B2 C2। चलिए L1 लाइन है तो A1 B1 C1, और ये B2 लाइन है तो इसका हम लोग A2 B2 C2, इसका डायरेक्शन रेशियो। तो सर हम कैसे जानेंगे उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो? तो बच्चों, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन लिखोगे, तो जो पैरेलल वेक्टर है ना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, जो पैरेलल वेक्टर है ना, उसी का डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, क्योंकि वो उसी के पैरेलल है ना? जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन ही उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है, क्योंकि आप एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल पाते हो, आप एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो, आप एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालते हो, है ना? तो इस सभी में पैरेलल वेक्टर का एक खास इंपॉर्टेंट रोल है। और भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर ये हमारा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर हमारा डायरेक्शन रेशियो है अगर, तो बच्चे एंगल यानी कि cos अल्फा जो हो जाएगा वह क्या होगा? A1 A2 प्लस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर होता है। आई बात समझ में?
इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे तो क्या करोगे बताओ? तो डायरेक्शन कोसाइन में तो डायरेक्ट बच्चों आप कॉस एल्फा इज इक्वल टू, दूसरा बात भी उठा लेते हैं। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे तो डायरेक्ट, या फिर डायरेक्शन रेशियो से ही निकालो, है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइन भी दे, माना इस L1 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बच्चों एज्यूम कर लेते हैं हम कुछ ऐसे L1 M1 और N1 है, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मान के चल लेते हैं हम लोग L2 M2 और N2 है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्ट बता चुके हैं ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। दिस इज द बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला है, पहला, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते ही आप लोग ना दो लाइन के बीच का एंगल निकाल पाते हो। अब आपको इस प्रकार से दो लाइन हम दे दिए, पूछे फाइंड एंगल बिटवीन देम, तो आप डायरेक्ट कॉस अल्फा एज्यूम करके आप एंगल निकाल लेना। तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक चिल्लर आरएस वाले एनसीईआरटी में दिखेंगे, है ना, उसको हम लोग रहने देते हैं। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आइए इसको नोट कर लिया जाए प्लीज जल्दी से। अब दो वेक्टर देंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछेंगे, टाइम बर्बाद होगा, नोट कर लीजिए। और कैसे, सॉरी, दो लाइन देंगे, दो लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा आपको, नोट हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे कि कैसे हमारा, आइए पहले एक यूनिट क्यूब के बारे में जरा समझते हैं। 3D के यूनिट क्यूब का मतलब यह हुआ कि एक क्यूब के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट भी 1 है। और ये यूनिट क्यूब का एक वर्टेक्स बच्चों, एक वर्टेक्स जो है हमारा वो कहां पे है, सेंटर पे, 0,0,0। आइए सभी पॉइंट का नामकरण देते हैं ताकि सभी पॉइंट का हम आपसे कोऑर्डिनेट पूछ पाए। सबसे पहले इस एक्सिस का नाम हम कर देते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान से बना लीजिए, आपसे पूछेंगे जवाब दीजिएगा। इस कोऑर्डिनेट का नाम कर लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट का नाम कर लेते हैं बच्चों जेड एक्सिस। ऑलराइट, और इसमें कॉर्नर पॉइंट है उसका नाम कर देते हैं सबका, है ना। इसका नाम कर देते हैं हम लोग एबीसीडी से, इसका नाम पहले कर देते हैं ओ। अच्छा, ओ कर दिए तो ओ का कोऑर्डिनेट सबको पता, 0,0,0, और एक्स वाई जेड में भी आपको पता है। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा 0,0,0 ओ। और अगर मान के चलो हम इस पॉइंट का नाम कर दिए ए, तो ए का कोऑर्डिनेट आप जल्दी से लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 एक्स में, वाई में 0 और जेड में 0। ऑलराइट, अगर इस पॉइंट का नाम हम कर दिए बी, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, एक्स में 0, वाई में 1 और जेड में 0। ए बी, अगर इस पॉइंट का नाम हम कर दिए सी, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए 0,0,1। बहुत अच्छा एक अप्रोच मिलेगा आज के बाद इससे, और अभी सारी बात दिखाते हैं। चलिए हम लोग ना ओ ए बी सी एज्यूम कर लिए, है ना। आइए इस पॉइंट को भी नाम कर दें, इस पॉइंट का नाम कर दिया जाए डी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोऑर्डिनेट सोचिए, है ना। इस पॉइंट को नाम कर दिए ई, इस पॉइंट का नाम कर दिए एफ, और इस पॉइंट का नाम कर दिए जी। ऑलराइट, सारा कंप्लीट, ए बी सी डी ई एफ जी। ऑलराइट, तो ए का कोऑर्डिनेट, ओ का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट कोई भी आराम से सोच लेगा, है ना। हम जानना चाहते हैं बच्चों, आप हमें बताइए डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो प्रतीक। डी का कोऑर्डिनेट, एक यूनिट क्यूब है, लेंथ 1 है, ब्रेथ 1 है और हाइट 1। चलो प्रतीक से आगे बढ़ते हैं, बोलो सक्षम। चलो सक्षम से भी आगे बढ़ते हैं, बोलो पूजा। नहीं पता। यस पूजा बताइए। इसमें x 1 यूनिट पे होगा,
y भी 1 यूनिट पे होगा। ये पहले किस प्लेन में, जीरो, है ना, और z आपका हो गया 0। आई बात समझ में, ये किस प्लेन में है, ये वाला जो नीचे का रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ये xz प्लेन में है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। प्लेन पहचानना होगा, 3D देखना होगा क्यूब को। अच्छा, अच्छा जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सब बता सकते हैं। जी पॉइंट कमरा से ही देख लीजिए। 1 1 1। हाँ, वेरी गुड उत्कर्ष। ए पॉइंट, ई पॉइंट बताइए, पहले सोचिए कि ये किस प्लेन में है। तो बच्चों ये 1 0 1। एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में है तो सर वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, है ना। और ये एफ पॉइंट देखिए किस प्लेन में है, विजुअलाइज कीजिए 3D, क्योंकि आपसे एक इंपॉर्टेंट बात अब पूछेंगे। 0 1 1। हम्म, 0 1 1। वेरी गुड, 0 1 1। और कोई पॉइंट, ऑल्ट। आप सभी बच्चों को ओजी दिख रहा होगा और ओ को जी से मिला देते हैं और हम कहते हैं कि ओजी एक वेक्टर है। ये आप कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ओजी एक वेक्टर है। ओजी वेक्टर बताइए तो कितना है, बोलते रहिएगा, फील होगा तभी बोलिएगा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सहमत। ओरिजिन ओ देख लीजिए 0,0,0 और जी देख लीजिए 1,1,1। तो ओजी वेक्टर हो गया बच्चों आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल और बॉडी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल होता है, दो डायगोनल होता है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी डायगोनल यूनिट क्यूब में। ओके, ओजी वेक्टर क्लियर हुई है मेरी बात। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, है ना। ओजी वेक्टर आप बहुत अच्छे से बता दिए, एएफ वेक्टर बताइए तो जरा। एएफ वेक्टर बहुत सारा वेक्टर दिखाएंगे, सीडी वेक्टर सोच सोच के बताना, वही वेक्टर का कॉन्सेप्ट। बीई वेक्टर भी बताइए, क्या सभी वेक्टर आप बता दोगे हमें, जो भी वेक्टर इससे पूछे। तो एएफ वेक्टर में क्या करोगे, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, बिल्कुल। और एफ पॉइंट का देख लीजिए आपका 0,1, तो ये हो गया आपका 0 -1 माइनस आई कैप हो गया प्लस जे कैप प्लस के कैप। एजी एएफ भी एक डायगोनल है बच्चों, एएफ भी एक डायगोनल है ना, और सीडी सीडी भी एक डायगोनल होगा। सर यस, सर इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा सर? एएफ में सर पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ एफ करेंगे कि पोजीशन ऑफ एफ माइनस पोजीशन ऑफ ए करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर करेंगे प्रतीक, क्योंकि यही होता है आपका ए वेक्टर, ठीक, एफ वेक्टर। जो बाद में होता है वो पहले होता है, जो ठीक। पहले होता है वो बाद में होता है ना। तो इस प्रकार से हमारा ए एफ वेक्टर निकला, ए से एफ की ओर बढ़ रहे हैं तो। और ये सारा का सारा डायगोनल ही पूछ रहे हैं, लेकिन एक मेन डायगोनल बना है ना, और बाकी सब ठीक है डायगोनल ही है। सीडी वेक्टर बताइए जरा, मिला नहीं रहे लाइन को, नहीं तो कचरा हो जाएगा। तो 1 - 1 आप बोलिएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। और हम आपसे लास्टली पूछेंगे शशांक से, बीई वेक्टर शशांक देख के बताइए, तो वही आप बोलोगे सर ई माइनस ये, तो ई माइनस ए आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, यही ना बच्चों, हाँ ना। सीडी में से ये हो जाएगा ना, सीडी जे कैप माइनस के कैप। सीडी वेक्टर, अच्छा हम देखते हैं एक बार। तो 1 - 1 माइनस आई कैप माइनस जे कैप और डी माइनस सी, यस, माइनस के कैप, यहां भी सीडी में भी। तो फिर बीई हम गलत कर दिए, बीई देखते हैं फिर 1 माइनस, तो ये हो गया हमारे पास आई कैप माइनस का, है ना। और फिर बीई देख रहे हैं ना, तो 1 - 0, फिर हो गया आपका माइनस जे कैप और फिर प्लस के कैप। ऑल राइट, ये सारा का सारा आप इसी
सर स्पीडी में अभी भी डाउट है सर। सर आई थिंक आई हैव Yes, I plus J होगा। माइनस के बेटर। अच्छा, हम एक बार फिर से चेक कर लेते आई हैं। प्लस जे माइनस के होगा। आई प्लस जे माइनस के, ऑलराइट, यही है। सी डी कहां गया, ये रहा सी डी। तो 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, अच्छा यहां भी प्लस होगा बिल्कुल, और यहां भी प्लस। हाँ, अब ठीक है बच्चों, तो ये आप हर एक डायगोनल निकाल लिए। अब आपको डायगोनल हम बता दिए, चाहे वह आपका ए बी डायगोनल हो, सॉरी, चाहे आपका वह ओजी डायगोनल हो, या एफ डायगोनल हो, या सी डी डायगोनल हो, या बीई डायगोनल हो, हर एक डायगोनल का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। एग्री और नॉट एग्री? क्यूब में लेंथ ऑफ डायगोनल बच्चों, और वो क्या होता है, किसी भी वेक्टर का सर आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1² + 1² + 1², √3 वैसे भी होता है बच्चों। और बचपन की क्लास में पढ़े थे, डायगोनल इज इक्वल टू √ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना पूजा? और लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 होता है ना? बचपन के क्लास में पढ़े थे √3 इंटू ए, और ए 1 होता है। तो आज हम आपको वेक्टर के अप्रोच से दिखा रहे हैं कि एक यूनिट क्यूब लिए हैं जिसका साइड 1 है, इसीलिए प्यारा था। ठीक है, ये तो बच्चा वाली बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब हमको जानना है कि एंगल बिटवीन ओजी डायगोनल विद एक्स एक्सिस, ओजी डायगोनल है, ओजी डायगोनल का आप हमें एंगल बताइए एक्स एक्सिस के साथ, बता सकते हैं? हाँ या ना? ओजी डायगोनल का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, नहीं? अच्छा चलो एक अलग बात पूछते हैं। यहां पे हमारे पास सारा है, ओजी वेक्टर का आप हमें डीआर बताओ, ओजी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ओजी वेक्टर का बच्चों डायरेक्शन रेशियो बताइए। 1,1,1, है ना? और फिर आप हमें बताओ ओजी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ये टेबल बनाते हैं। ओजी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, तो सर 1/√3, 1/√3, 1/√3, एग्री? कैसे हुआ? ओके, अच्छा ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिखा, सिंपल, -1, 1 और 1, जो आईजीके की कोफिशिएंट है प्रतीक, उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं वेक्टर में, है ना? और डायरेक्शन कोसाइन वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया -1/√3, फिर 1/√3, सभी वेक्टर का जल्दी से आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए, ताकि हम आपसे इसमें मिक्स्ड प्रॉब्लम पूछेंगे। लिख लिए? अब आपको डायरेक्शन कोसाइन भी दे दिए, डायरेक्शन रेशियो भी दे दिए, हर एक का, सबका, और यहां पे आप देख भी पा रहे होंगे, है ना? तो अब हम आपसे पूछेंगे सभी बच्चों से, फॉर्मूला आपके पास सारा का सारा है ना? आप हमें बताइए बच्चों, एंगल बिटवीन, बहुत सारी बात पूछ सकते हैं हम, ओजी वेक्टर पहले देख लेते हैं, ओजी वेक्टर, ओके, एंड एफ वेक्टर, ओजी वेक्टर ए वेक्टर टकराएगा, है ना? ओजी वेक्टर एंड एफ वेक्टर, बताइए ओजी वेक्टर और इस एजी ए वेक्टर का एंगल। तो आप कहोगे सर ये दो वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्शन रेशियो वाला? बोले कुछ भी लगा लो, बात तो सेम ही है ना? तो cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ओजी वेक्टर का देख लीजिए क्या है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, और ए वेक्टर का देख लीजिए हमारे पास -1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आप करते हो, तो दोनों वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन लिखते हो, तो ये हो गया 1/√3, और ये हो गया माइनस का 1/√3, प्लस ये हो गया प्लस का 1/√3,
और ये हो गया प्लस का 1/√3, ये हो गया 1/√3 प्लस में ही, और ये भी हो गया 1/√3 प्लस में। तो cos थीटा इज इक्वल टू ओवरऑल ये हो गया -1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू मिला आपको 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 1/3। इंपॉर्टेंट बात, तो यूनिट क्यूब के बारे में आपको पॉइंट दिखाएं, डायगोनल दिखाएं, है ना। हर एक डायगोनल का हम आपको यूनिट वेक्टर, सॉरी हर एक डायगोनल का आपने क्या देखा बच्चों, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दो डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। 3D की बात हो रही, दो डायगोनल कैसे इंटरसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अपने घर में देख लीजिए, एक रॉड ऐसे रख लीजिए, एक रॉड ऐसे रख लीजिए, वो दोनों रॉड एक जगह पे बीच में इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो वो इंटरसेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये 3D की बात है ना। जैसे कि OG वेक्टर और AF वेक्टर ये रहा, ये इंटरसेक्ट करना तय है, पक्का ही करेगा, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो यही एंगल हम आपसे पूछ रहे हैं, एक्यूट एंगल ही इन जनरल पूछा जाता है ना। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का और डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल में। अब आइए इसी बातों से, है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप, है ना। आइए, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट ऑल डायगोनल, ऑलराइट, दिस लाइन इंटरसेक्ट ऑल डायगोनल ऑफ यूनिट क्यूब। तो जैसे यूनिट क्यूब बोला तो ये सारी बातें, इसलिए पहले यूनिट क्यूब को हम बता दिए, यूनिट क्यूब के हर डायगोनल का DRDC बता दिए। व्हेन प्रूव्ड दैट समेशन ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू 4/3, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, पहली बात, समेशन ऑफ cos अल्फा का मतलब समझ रहे हैं, आलसी लोग ऐसे ही लिखता है। यहां पे अगर कोई एक लाइन होगा तो कितने डायगोनल है बच्चों, 4 डायगोनल है हमारे पास टोटल यूनिट क्यूब में, एक ऐसे, एक ऐसे, कमरान से ही, एक ऐसे और एक ऐसे, टोटल 4 डायगोनल है। उन चारों डायगोनल से, है ना, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे एक और लाइन गुजर गया, 5वां लाइन, तो टोटल कितने एंगल बने हमारे पास, और सबका एंगल एक डायगोनल लाइन से, ये लाइन से जिसका आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, उस लाइन से एंगल बना रहा है जिसका डायरेक्शन कोसाइन आपको L, M और N दे रखा है। तो मान के चल लेते हैं, फिगर से नहीं दिखा सकते हैं, मान के चल लेते हैं कि एक अल्फा एंगल बना होगा एक डायगोनल और इस लाइन के साथ, फिर दूसरे डायगोनल और इस लाइन के साथ बीटा एंगल बना होगा, फिर तीसरे डायगोनल और इस लाइन के साथ गामा एंगल बना होगा, फिर चौथे डायगोनल और इस लाइन के साथ सिग्मा एल बना होगा, या कुछ भी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का हमारा एंगल है, थीटा ही मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है। ये 4 एंगल हमारा बना होगा। तो आपको इसमें यही निकालना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा। ये आपको प्रूफ कर, यस, हर एक डायगोनल का आपको क्या पता है, डीसी पता है, और इस लाइन का डीसी पता है। तो मान के चल लेते हैं एंगल अल्फा बना होगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू, बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 तो इसका L तो L ही है, और पहले वाले का 4 है ना अपने पास डायगोनल, उसमें से कोई एक डायगोनल लेते हैं OG का, तो OG का हो जाएगा 1/√3 प्लस M 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, ओवरऑल ये एक निकल गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा। दूसरी बात, cos बीटा एंगल अगर बन रहा होगा तो यही बात L, M और N तो होगा ही होगा मल्टीप्लाई में, और प्लस में कुछ और भी होगा ना। तो अब देखते हैं किस वेक्टर के साथ हम लोग, किस डायगोनल के साथ,
ए एफ डायगोनल के साथ अगर एंगल बन रहा होगा अल्फा बीटा। ओके, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा -1/√3। बस इसमें थोड़ा सा चेंज, -1/√3, और इसका डायगोनल बन गया हो गया 1/√3, और इसका डायगोनल बन गया होगा 1/√3। ऐसे करके दो। फिर तीसरा कॉस गामा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, अब इसमें एक माइनस आया है तो कॉस गामा इज इक्वल टू आप लिखोगे वही एल। अब कौन से डायगोनल को लेना है, चलिए इसको ले लेते हैं। तो इसमें दो में प्लस और एक में माइनस, तो खाली लास्ट वाले में माइनस लगवा देंगे। तो ये हो गया हमारा L इंटू 1/√3, फिर M इंटू 1/√3, फिर -n/√3, और फिर लगे हाथ कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बच्चों पहला में और अंतिम में माइनस लगा दिए, तो अब सेकेंड वाले में लगा देते हैं L/√3 प्लस M/√3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिएगा, यूं बन गया। और सेकेंड वाले में सर माइनस लगा दीजिए। तो हर एक डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन और इस गिवन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट हमने लिख दिया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस थीटा करके। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहां पे किसी को? अच्छा, एक और बात, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, हाँ LMN, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू L प्लस M प्लस n/√3। अब लगाएंगे फाइनली। फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू -L प्लस M प्लस n डिवाइडेड बाई √3। फिर कॉस गामा इज इक्वल टू L प्लस M माइनस n अपॉन √3। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू L माइनस M प्लस n बाई √3। और आपको क्या दिखाना है, 4/3 की इक्वल होता है बच्चों समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। मतलब तो आप समझते ही हो, कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब ये हुआ, समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब ये हुआ चारों एंगल का जो, या जितना भी डायगोनल बन रहा है उन सब का जो। तो 4 ही डायगोनल बनेगा, इसलिए हम 4 लिखे। तो ये हो जाएगा क्या चीज हमारा बच्चों, पहले इसका स्क्वायर करके ऐड, यानी कि L प्लस M प्लस n बाई √3 का स्क्वायर प्लस -L प्लस M। अब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, धैर्य धराए रखिएगा, तुरंत निकालेंगे। और उसके बाद फिर L प्लस M माइनस n अपॉन √3 का स्क्वायर, और प्लस में बच्चों L माइनस M प्लस n बाई √3 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं 1/√3 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर हो करके यहां से अपने पास आ गया 1/3, और सब में है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से आपके पास आएगा बच्चों क्या चीज, L प्लस M का होल स्क्वायर आया। यहां से आपके पास क्या चीज मिलेगा, प्लस में L माइनस L प्लस M प्लस n का होल स्क्वायर आया ना। और यहां से आपको क्या मिलेगा बताइए, L प्लस M माइनस n का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस n का होल स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। सहमत? अभी तक काम नहीं बना है। अभी आप सोचोगे कि सर बड़ा गंदा कैलकुलेशन होने वाला है, नहीं होगा, स्मार्टली निकलेंगे अब, है ना। तो फाइनली आपके पास समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा आ चुका है 1/3। 4/3 लाना था लेकिन अभी तक 1/3 ही चमका है। हाँ, तो आपको बच्चों होल स्क्वायर तो पता ही है ना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, और फिर प्लस का समथिंग 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 आया, वो समथिंग 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 समझ में, मतलब वही LM प्लस ML प्लस NL नहीं लिखना चाह रहे थे हम। और फिर दूसरे वाले को भी ओपन कीजिएगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस में बच्चों 2 टाइम्स ऑफ, हाँ माइनस रहे तो भी प्लस में आ जाएगा, और फिर 2 टाइम्स में समथिंग 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 आया। फिर तीसरे वाले को भी कीजिएगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो पक्का आएगा, और उसके बाद फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग 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 आएगा। मतलब समथिंग समथिंग कह रहे हैं कि LB प्लस BH प्लस HL वाला जो चीज होता है ना, सॉरी LB LM
प्लस mn प्लस nl वाला जो चीज है, और फिर चौथे को भी ओपन कीजिएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग समथिंग आएगा। फील करना। और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि ये जो हमारा है ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, इसके बदले फिर दूसरे वाले के बदले 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, फिर तीसरे वाले की जगह पे 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, और ऐसा ऐसा 4 बार होगा। 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, ये 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1 जुट करके बन गया बच्चों 4, और अंदर में 2lm प्लस ml प्लस nl, और इसी टाइप का चीज इसके अंदर, इसी टाइप का भी चीज इसके अंदर भी, और इसी टाइप का चीज इसके अंदर भी, लेकिन माइनस प्लस का खेल है। तो ये ऑल ना आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप ओपन करो। तो डायरेक्ट 4/3, और हम यहां पे लिख देते हैं कि ऑल कैंसिल आउट हो रहा होगा। चेक करना अगर मन करे तो। हेंस प्रूव्ड बच्चों। आया समझ में? डायरेक्शन कोसाइन है ना, और यूनिट क्यू का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? हाँ या ना? यहां तक बताइए मेरी बात। यस और नो? यस सर, वेरी गुड। अगले पॉइंट पे चला जाए। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा प्लेन। बच्चों समझिएगा कि प्लेन होता क्या है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं। प्लेन आपका एक कॉपी का जितना भी पेज है वो सब एक प्लेन है ना। आप जिस पे लिखते हो वो एक प्लेन है। ऐसे हवा में अनगिनत अनंत प्लेन है। आप किसको देख रहे हो, किसको फील कर रहे हो, है ना। आप बैठे हुए हो, वो एक प्लेन में बैठे हुए हो। आपका फोन कुछ डिग्री पे रखा हुआ है, वो एक प्लेन में है। लैपटॉप को ऐसे करके खोलते हो तो अनगिनत प्लेन से होते हुए गुजरता है ना। तो सर वैसे प्लेन क्या है? तो प्लेन है बच्चों, लोकस वाइज हम आपको समझाते हैं कि प्लेन इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। आई बात समझ में? क्या बोले? इन 3D की बात कर रहे हैं। 3D स्पेस में प्लेन क्या है? तो प्लेन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आइए हम आपको बताते हैं क्या हम आपको बोल रहे हैं। एक हमारा यहां पे कोई ए पॉइंट है और यहां पे हमारा कोई बी पॉइंट, कोई भी गिवन पॉइंट। अब बच्चों यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जिससे इसका दूरी और इसका दूरी सेम होगा स्पेस में, नॉट पेज पे। ऐसे एक रस्सी, यहां पे एक रस्सी बांध लीजिए, इससे ये दूरी सेम हुआ यहां पे, और फिर ऐसे करके एक दूरी सेम हुआ, फिर यहां से यहां तक का दूरी, फिर बच्चों यहां से यहां तक का दूरी सेम हुआ। यानी कि ऐसा जितना भी स्पेस में चारों तरफ, सिर्फ आपके पेज पे नहीं, पेज के पीछे भी, पेज के आगे भी, ऑल साइड, तो आपको इस प्रकार से एक प्लेन दिखाई देगा, है ना, जहां से ये एक फिक्स्ड पॉइंट ए और ये दूसरा फिक्स्ड पॉइंट बी 3D का निर्माण कर रहे हैं। आपको कुछ इस प्रकार का शकल दिखाई देगा कि इक्वी डिस्टेंस है। हाँ जी सर, समझे कि प्लेन क्या है? जयंत, व्हाट इज प्लेन? 3D है ना। तो पहली बात ये डेफिनेशन वाइज लिख लीजिए, प्लेन क्या है, नहीं तो आप कहीं भूल मत जाना। इन 3D प्लेन इज लोकस ऑफ, बहुत डेफिनेशन और भी डेफिनेशन देंगे, जेई लेवल की बात भी करेंगे, है ना। इन 3D जेई लेवल में बच्चों पहले ये स्टार्टिंग अगर आपको गेम समझ में आएगा ना, अच्छा प्लेन क्या होता है, तो इस प्लेन में, प्लेन कहने का मतलब हम मान के चल लेते हैं ये हमारे पास एक कॉपी है ना, इस कॉपी पे एक पॉइंट और यहां पे एक ए पॉइंट है फिक्स पॉइंट, और इधर एक बी पॉइंट है फिक्स पॉइंट। तो इस कॉपी के इस कॉर्नर से ए का जो डिस्टेंस होगा और इस कॉपी से
उस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वह हमेशा क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। चाहे आप एकदम सीधा लो, परपेंडिकुलर लो, या फिर आप किसी एंगल पे भी लो, तो वह हमेशा, और हाँ फिर इसी पॉइंट के इस तरफ से उस बी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, पूरा एकदम जाल के तरह। ऐसे अनगिनत पॉइंट इस पे पड़ रहे हैं। लेजर राइट है, लेजर राइट मान के चलिए ए पॉइंट से छोड़ रहे हैं, अनगिनत लाइट्स यहां पे पड़ रहे हैं, और अनगिनत लाइट्स पड़ रहे हैं, और उसके बीच में अगर आप एक पर्दा ले आइएगा तो आपको वो पर्दा ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, अगर ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा है। उत्कर्ष फील किए कि व्हाट इज प्लेन डेफिनेशन वाइज? नहीं फील हुआ? सर हो गया, समझ गए। है ना? ऐसे बहुत सारा लाइट फेंका रहा है इस ए पॉइंट से, अनगिनत लाइट निकल रहा है ना? और ऐसे निकलते हुए जा रहा था, बीच में एक पर्दा लगा दिए, तो वो पर्दा बहुत सारे पॉइंट पे, वो पर्दा पे बहुत सारा रे लाइट हिट करेगा, जितना लाइट जितना पॉइंट होगा उसमें सब हिट करेगा, तो वह एक प्लेन हो गया। थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिए तो एक प्लेन हो गए, ऐसे कर्व कर दिए एक प्लेन हो गए। लेकिन इन दोनों, अगर इस पॉइंट को आप फिक्स कर दिए, इस पॉइंट को फिक्स कर दिए, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। इस प्लेन से जितना ए का डिस्टेंस होगा किसी एक पॉइंट को लेकर के, उतना मान के चलते हैं इस प्लेन पे कोई पॉइंट पी है, जो जितना आपका इस प्लेन पे कोई पॉइंट पी है, तो जितना आपका एपी होगा उतना ही आपका पीबी होगा। और प्लेन तो लोकस है, अनगिनत पॉइंट होंगे। P1, फिर मान के चल लीजिए यहां पे आपका P2 है, तो ए P2 जो होगा वह बी P2 के बराबर होगा ऑलवेज। ए P3 जो होगा वह बी P3 के बराबर होगा, और ऐसा अनंत तक अनगिनत। ए Pn जो होगा वह बी Pn के बराबर होगा। तब लोकस ऑफ पॉइंट P है ना, जो वेरिएबल पॉइंट है जो घूम रहा है, P1 P2 P3 P4 इज मेक्स अ प्लेन इन 3D। 2D में एक लाइन बनेगा या एक कर्व बनेगा, पैराबोला, लेकिन लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आइए डेफिनेशन हम लिखते हैं, होगी थोड़ी थोड़ी बात कंप्लीट। तो इन 3D प्लेन इज अ लोकस ऑफ ऑल points equidistant from given point A and B। बच्चों लॉक किया जाए पहली बात। इसका मतलब अगर आप सोचे कि सर अभी ये डेफिनेशन आपने बताया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, ध्यान देना समझदार बच्चा, ध्यान देना, गौर फरमाना, क्वेश्चन निकलता है आईटी का यहीं से, बहुत बार निकाला है, गौर फरमाना। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, मान के चल लेते हैं इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, तो इस प्लेन का कोई एक पॉइंट कौन बताएगा? समझिएगा बात गंभीर है। इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट होगा जो आप हमें बता सकते हो? अगर आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया है तो जरा विचार कीजिए, एक सेकंड। यस बच्चों, तो हम आपको क्या बता रहे थे, आपसे एक बार अच्छा बात पूछे कि इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, और गिवन क्या दिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इस प्लेन पे आप हमें कोई एक पॉइंट बता सकते हो? इस प्लेन का पर कोई एक वेक्टर बता सकते हो? नहीं। देखिए जरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस का बराबर है,
यानी कि इस प्लेन पे कोई जो पॉइंट होगा, 3D में सोचना है, 2D में आप लोग सोच रहे होंगे, तो वह मिड पॉइंट होगा। आया समझ में उत्कर्ष? इस प्लेन पे जो पॉइंट होगा वह ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 इज लाइंग ऑन प्लेन, दिस गिवन प्लेन। आया कि नहीं आया बात समझ में? क्योंकि ए और बी से दूरी सेम है तो मिड पॉइंट में पड़ा। सारे मिड पॉइंट है, अनेकों मिड पॉइंट है, देख लीजिए ऐसे करके ऐसे जोड़िएगा, ये हमारा पी ए बना, और इधर जोड़िएगा पी बी बना। तो पी ए जितना बड़ा उतना ही पी बी है, तो बीच में जो है वो मिड पॉइंट है। आप स्ट्रेट लाइन आप ऐसे नहीं देखिए, आप 3D में देखिए उसको, लाइन से नहीं देखिए। लाइन से देखिएगा तो अब तो आपके स्ट्रेट लाइन ही मिड पॉइंट खाली दिखाई देगा, है ना। अगर हो सकता है अगर आप स्ट्रेट लाइन से देखोगे तो एक ही दिखा पाएंगे। तो यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 लाइंग ऑन प्लेन, है ना। अब दूसरे तरीके से, ये हो गया हमारा प्लेन का एक बेसिक सा डेफिनेशन, विच इज, अगर हम लोग ऐसा बात बोले, ठीक है, अगले अगले डेफिनेशन से नोट कर लिए पहले इतना। तो अब अगर आप ये बात नोट कर लिए तो अब हम आपको समझाते हैं कि प्लेन का, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन सर मिला, प्लेन का बेसिक डेफिनेशन मिला। और प्लेन बच्चों जब भी होगा ना, तो जैसे कि ये हमारा एक प्लेन हुआ, ठीक है, ये प्लेन हुआ, जिसमें कि आप वही बात समझ रहे होंगे कि ए पॉइंट, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। अब इसी प्लेन पे आपको हमेशा किसी भी प्लेन के बदले खेलने वाला उसका नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है दिखाते हैं। ये एक कॉपी, एक प्लेन है, तो इस पे एक पेन परपेंडिकुलर, इसी पेन को बच्चों हम लोग कहते हैं नॉर्मल वेक्टर, है ना, किसी भी प्लेन का। तो किसी भी प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल में होता है। हमेशा एक ऐसा लाइन जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। अब प्लेन एक है तो उस प्लेन का एक इक्वेशन भी होगा। ऑलराइट, प्लेन है तो उस प्लेन का इक्वेशन भी होगा। आइए समझते हैं, इस प्लेन पे बच्चों अनेकों पॉइंट होगा ना, अनगिनत अनेकों पॉइंट। और ये तो प्लेन का हम एक छोटा सा टुकड़ा दिखाएं, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है, इधर पता नहीं कितना जाएगा, इधर पता नहीं कितना जाएगा, इस पे अनगिनत अनेकों पॉइंट। हाँ, लेकिन एक पॉइंट के बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं कि एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट, कोई यही मान के चल लेते हैं, इधर से ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ए फिक्स्ड पॉइंट। ऑल राइट, और कोई हमारा आर पॉइंट है, बहुत सारा वेरिएबल पॉइंट घूम रहा है, तो हम लोग इसको एज्यूम करके चल लेते हैं कि चलो हमारा ये कोई भी पॉइंट है उसको मान के चल लेते हैं आर पॉइंट, जो कि एक हमारा क्या है, वेरिएबल पॉइंट। इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ डायरेक्ट बता देंगे कहानी खत्म, लेकिन थोड़ा सा अगर मशक्कत कर रहे हो तो दिमाग में कुछ बढ़िया चीज हम फिट करने का सोच रहे हैं। एक वेरिएबल पॉइंट है हमारा आर और एक है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। अब आप लोगों में से हर एक बच्चे को दिख रहा होगा ए आर वेक्टर, हाँ। अच्छा चलिए, इस पॉइंट का नाम हम लोग कर देते हैं ए, इस पॉइंट का, और इस वेरिएबल पॉइंट का नाम कर देते हैं आर। तो आपको बच्चों, सभी बच्चों को दिख रहा होगा आपको क्या चीज, ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर दिखाई दिया, हाँ या ना। ए आर वेक्टर इस प्लेन में कोई एक वेक्टर है, और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ये वेक्टर के बदले खेलने वाला नॉर्मल वेक्टर, यानी कि उस पे कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर होना ही चाहिए। अनगिनत परपेंडिकुलर वेक्टर है,
सिर्फ यही नहीं है, हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, है ना। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे बच्चों कि इस परपेंडिकुलर वेक्टर का, इस नॉर्मल वेक्टर का नाम हम दे देते हैं एन वेक्टर। ऑल राइट। तो आप में से कितने बच्चे हमें ये बताएंगे कि सर इन दिस सिचुएशन ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, यस और नो। बच्चों एन वेक्टर कोई वेक्टर, तो उसको आप घसका करके यहां पे ले आइए, यहां पे। तो ये हमारा एन वेक्टर है, और एन वेक्टर और ए आर वेक्टर के बीच का बच्चों एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या ये बात समझ में आया? और बाय डेफिनेशन भी कि नॉर्मल वेक्टर एक एज्यूम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर है एन वेक्टर। अब ए आर वेक्टर की जगह पे क्या बच्चों आप हमें से लिखवाओगे, ए वेक्टर माइनस सॉरी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, यस और नो। और आपको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का बच्चों डॉट प्रोडक्ट ना 0 होता है। पूजा ये बात पता है? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 होता है ना। अब जैसा कि आपको पता है कि इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट वाले में, आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। और ए वेक्टर और एन वेक्टर शशांक एक कोई कांस्टेंट है, कोई एक स्केलर है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहां से आर डॉट एन वेक्टर माइनस का डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मान के चले ये कांस्टेंट डी आया, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों इस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी लिखा जा सकता है। डी इज एनी कांस्टेंट। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट निकल करके आया, दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। यह इस पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन हो गया, जिसमें कि आपको पता है कि आर वेक्टर हमेशा रहेगा वेरिएबल पॉइंट, और एन वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर है ना। पहली बात यहां से तो ये निकाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है ही है सिंप्लीफाई करके, लेकिन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू 0। क्योंकि यहां आपको पता है आर वेक्टर के बारे में, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और पता है आपको ए वेक्टर के बारे में, ए एक फिक्स्ड पॉइंट है जो इस प्लेन पर होगा, और इस एन वेक्टर के बारे में पता है एक ऐसा वेक्टर जो उस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इसको जरूर इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए कि इसमें हमारा आर वेरिएबल सबको पता है, ए हमारा पासिंग पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं, है ना, और एन हमारा इसमें जो है वह नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर उस प्लेन पे, और यहां पे भी आपका एन हो गया नॉर्मल वेक्टर, और डी एनी कांस्टेंट। ऑल राइट, डी इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। बहुत ही बच्चों मेहनत से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और क्यों। सक्षम समझे? एक बार बता दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। जयंत, सभी बच्चे एक बार बोल दीजिए, शशांक, जयंत, सक्षम, निशा, पूजा, उत्कर्ष, जो भी हो। कोई दिक्कत? इतना को याद रखना। नो सर। तो बच्चों अब जैसे ही आप ना, याद होगा आपको, जैसे ही आप लाइन का इक्वेशन समझे थे तो उसको सर कन्वर्ट करना भी आप सिखाए थे, यस। तो वैसे ही बच्चों प्लेन का भी इक्वेशन अगर हम आपको बताया तो उसको भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे। अब जैसे कि आप यहां पे देख लो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दो अभी तक आया है, दो फॉर्म में, आर डॉट डी, डी इज एनी कांस्टेंट, डी पे वेक्टर नहीं देना उत्कर्ष। तो आर आपका एक वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट को आप कैसे एज्यूम करोगे,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हाँ या ना। और एन वेक्टर हमारा नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं ए आई कैप, एन हमारा नॉर्मल वेक्टर है, मान के चल लेते हैं ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और डी हमारा कोई कांस्टेंट होगा, है ना। तो बच्चों जब दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो इसमें हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, दिस इज द, पहले तो इधर नहीं हम आपको बताएं, यस बता दिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और ये जो हमारा आया, दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। आई बात समझ में। हम आपको पिछले क्लास में बोल रहे थे कि कभी आपको एक्स भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो और प्लस में भी हो, तो वह एक प्लेन का इक्वेशन होता है, एक लाइन का नहीं। और 2D में जैसा लाइन बिहेव करता है अधिकतर बात यहां होता है। तो ये हमारे को आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। आई बात समझ में, प्लेन का वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर। अब हम नहीं बिलीव करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन देंगे। आइए देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है। बच्चों बताइए प्लीज, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना अच्छा आया, देखते हैं। पासिंग थ्रू 1,2,0, यस, ये रहा, बताइए जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1,2,0 एंड परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस, मतलब 2j कैप प्लस के कैप। क्या आप प्लेन का इक्वेशन बता सकते हो? क्या बच्चों आप प्लेन का इक्वेशन बता सकते हो कि अगर हम आपको एक पासिंग पॉइंट दे दिए और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिए तो? नहीं, अभी अभी बता, वेक्टर में कार्टेशियन। पहले वेक्टर में बताइए फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सिखा देंगे, वो तो सबको आता है। प्लस 4y इक्वल टू। वेरी गुड। देखिए तो सबसे पहले सर आप कहोगे कि सर ये पासिंग वेक्टर है ना, तो ये हमारा ए वेक्टर है, और ये हमारा नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एन वेक्टर है। और अभी अभी सर आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन इतने धीरे धीरे बताया है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 बताया है ना बच्चों ये, क्योंकि आज एन वेक्टर दिया है, आज कांस्टेंट नहीं दिया है आपने। तो आर वेक्टर की जगह पे हम लोग सर आर वेक्टर ही रखते हैं, ए वेक्टर की जगह पे लिखेंगे क्या चीज, देखिए जरा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, है ना, इनटू का एन वेक्टर के जगह पे डॉट एन वेक्टर के जगह पे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0, और दोनों का मल्टीप्लाई, तो आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस इन दोनों का डॉट आई प्लस 2j डॉट आई प्लस 2j प्लस k इक्वल टू डी इक्वल टू 0। तो ये तो बच्चों हमारे पास रह गया आई वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये वाला चीज बन गया हमारा माइनस है, तो ये बन गया हमारा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 1 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो फाइनली आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में मिला?
हाँ या ना बताइए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। जैसे वेक्टर फॉर्म में मिल जाए तो कार्टेशियन में तो बच्चा भी कर लेगा यार। क्या करना है, इसी वाले में, है ना, इसी वाले में आपको आर की जगह पे बस एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप डाल देना है। हाँ, और इसकी जगह पे आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से हो गया आपके पास x, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया 2y, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया z इज इक्वल टू 5। बच्चों दिस इज द ब्यूटीफुल सा, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। आई बात समझ में? किसका किसका आ गया था? किसी का नहीं? आया किसी का? तो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो लास्ट में जो डी होता है ना, कांस्टेंट होता है ना, ये क्या है? ये पासिंग पॉइंट है और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये मत भूलिएगा। ये पासिंग पॉइंट है और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, कन्वर्जन भी आना चाहिए। अगर हम आपके पास, चलिए कन्वर्ट कीजिए, अगर हम आपके पास कभी ऐसा लिख दिए लाइक x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है बच्चों? तो आप कहोगे सर दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, यह इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना? तो प्लीज अगर यह इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन फॉर्म में, हो जाएगा, सॉरी वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। जल्दी से बताइए, दो वेक्टर फॉर्म बताएं, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। हाँ बच्चों बताइए प्लीज। इसको आप कन्वर्ट कीजिए किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। ओ माय गॉड, मेरा फोन ऑफ हो गया, हम आपकी मैसेज को नहीं देख पा रहे बच्चों, ऑफ हो गया। आपकी आवाज को सुन पाएंगे, तब तक 2 मिनट लगेगा ऑन होने में। आइए, तो किसी को कुछ बोलना होगा तो माइक ऑन करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर हमारे को इस प्रकार से कोई वेक्टर दे, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, तो आर वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड ना आपका बन जाएगा क्या चीज? ए वेक्टर, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 5, एक कांस्टेंट है, बन गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी इन वेक्टर फॉर्म। तो रत्ती भर का खेल है, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर यूं आना चाहिए आपको, है ना, झट से। अगर कोई वेक्टर हम आपको ऐसा दे दिए वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको कार्टेशियन में बदलने में मत हिचकिचाना। x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, तो यहां से यहां और यहां से यहां वापस जाना आना आना चाहिए। सीखें बच्चों, किसी भी प्लेन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दे तो उसको कार्टेशियन में कैसे, और कार्टेशियन में दे तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि जब भी किसी आप प्लेन का, नॉर्मल फॉर्म से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी प्लेन का इक्वेशन आपको कार्टेशियन में दे दें, है ना, तो ऐसा कभी आपके जीवन में बहुत बार आया होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया बच्चों 10, और x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू हो गया होगा आपके पास 2। तो ये क्या है? ये दो प्लेन का इक्वेशन है, ये P1 है और ये P2 है बच्चों। जब आप 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल को बचपन में कभी सॉल्व किए होंगे, और ऑब्वियस सी बात है किए ही होंगे उत्कर्ष,
कभी ना कभी। तो ये तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, ज्योमेट्रिकली तीन प्लेन का इक्वेशन था, है ना। और आप सिर्फ उसको बोलते थे इक्वेशन। तो ये इक्वेशन प्लेन का था। कोई एक प्लेन P1, ऐसा ना, तीनों अलग अलग प्लेन, एक ऐसा टंगा हुआ, एक ऐसा टंगा हुआ और एक ऐसा टंगा हुआ, ये तीन प्लेन था। तीन प्लेन, एक ऐसे कैसे भी। तो दो प्लेन बच्चों क्या क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है, एक ऐसे तो दूसरा प्लेन भी ऐसे। इंटरसेक्टिंग हो सकता है ऐसे, समझ रहे हैं? एक प्लेन ऐसे, इसी पे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। तो एक प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया, समझ रहे हैं, फील फोटो से बना। दो प्लेन बच्चों क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है। एक प्लेन उसी पे आ जाए, ये पहले से एक कॉपी रखा हुआ है और इसी पे एक और कॉपी रख दी, तो प्लेन ओवरलैप कर गया, है ना। तो ये बात अब आपको ज्यादा अच्छा देगा कि ठीक है सर, बचपन में इतना मेहनत से तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल या तीन वेरिएबल आता था, उसका ज्योमेट्रिकली मतलब हुआ एक प्लेन का इक्वेशन। अनंत प्लेन है आसमान में, है ना, हमारे आसपास अगल बगल। ऐसे हाथ कर रहे हैं, अलग प्लेन, ऐसे हाथ कर दिए अलग प्लेन, ऐसे हाथ कर दिए अलग प्लेन, अनगिनत प्लेन है जैसे आप कर रहे हैं, अनंत प्लेन है ना। उन सभी प्लेन में से हम लोग पर्टिकुलर प्लेन को, किसी एक प्लेन को उठाएंगे। अगले दिन क्या क्या करेंगे बताते हैं। एक कोई प्लेन लेंगे, एक कोई लाइन होगा, तो इस प्लेन और इस लाइन के बीच ना कुछ एंगल होगा, वो एंगल बताएंगे कैसे निकाला जाए। दो प्लेन के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो एंगल बताएंगे कि इन दोनों प्लेन के बीच का कुछ ना कुछ एंगल कैसे निकाला जाए। बहुत सारी बात होंगी बच्चों ना, आज इतना ही रखते हैं। आज बस आपको प्लेन का इक्वेशन को कैसे आप डील करते हो, है ना, ये जरूर समझ करके रखिएगा। और प्लेन का एक दो और स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए वेक्टर फॉर्म में सिंपल, जब एक फिक्स्ड पॉइंट हो और एक नॉर्मल, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें तो आप बता दीजिए प्लीज, नहीं तो हम लोग आज की सभा को अब समाप्त करते हैं बस।